प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसे लेकर वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अपने वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कल वाराणसी में अपने कार्यक्रमों की जानकारी भी दी है। तो देखिए, 1583 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री कल देंगे और क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। करीब 5 से 7 घंटे का ये उनका पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे और 3 बजे के करीब रवाना हो जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। तो ये फुल पैक जो है दौरा है प्रधानमंत्री का, और इस दौरान वो कई सौगातें काशी को देने वाले हैं। तकरीबन 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम देंगे। इस वक्त हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री बीएचयू हेलीपैड से इसी मैदान में आएंगे। हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा और यहाँ से प्रधानमंत्री कार में सवार होकर रुद्राक्ष की ओर रवाना होंगे और रुद्राक्ष से फिर यहाँ पर वापस आएंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो हम आपको काशी की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपने शायद ही कभी देखी होगी। सड़क पर कैसी सजावट है, किस तरह का रूट और कैसी सुरक्षा व्यवस्था है काशी में प्रधानमंत्री के रूट पर। संपूर्णानंद मैदान से तेलियाबाग होते हुए सिगरा की ओर जाएंगे प्रधानमंत्री, और ये वो चौराहा है जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही इस चौराहे को सजाया गया है। यहाँ पर गेरुए रंग से इस चौराहे को सजाया गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे सड़क के दोनों ओर बैरिकेटिंग आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और यहाँ से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे रुद्राक्ष की ओर, सिगरा की ओर, इस रोड पे। और आप देखिए, इस पूरी सड़क के अगर बात करें किनारों पर तो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जो योजनाओं से संबंधी पोस्टर बैनर हैं वो लगाए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री के आगमन पर योजनाओं को लेकर आम जनता, सभी जन ये जान लें कि आखिर प्रधानमंत्री के आगमन का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री के आगमन का उद्देश्य क्या है। एबीपी गंगा आपको रुद्राक्ष की वो तस्वीर भी दिखाएगा जो आपको आकर्षित कर देगी। रोशनी में नहाया हुआ ये रुद्राक्ष अब आपके सामने है। आप देखिए, रुद्राक्ष को फूलों से सजाया जा रहा है। हर तरफ एक आकर्षण आपको दिखाई देगा। सजा सवरा रुद्राक्ष यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री के इंतजार में ये रुद्राक्ष किस तरह से व्याकुल है आप देख सकते हैं। हर तरफ आपको फूलों की सजावट दिखाई देगी, हर तरफ आपको फूलों की साज सज्जा दिखाई देगी, और पूरे रुद्राक्ष को जिस तरह से रोशनी से नहलाया गया है, हर एक कण पर विशेष प्रकार की रोशनी की व्यवस्था की गई है, ताकि अब रुद्राक्ष का आकर्षण काशी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आकर्षित करे। आप देखिए, चारों तरफ आपको सजा सवरा रुद्राक्ष किस तरह से दिखाई दे रहा है, चाहे वो रुद्राक्ष की बिल्डिंग हो या रुद्राक्ष की बगिया हो जहां प्रधानमंत्री को रुद्राक्ष का पौधा लगाना है। हर तरफ आपको सजावट दिखाई देगी, साज सज्जा दिखाई देगी, और इसके साथ ही एक खास चीज़ और हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, ये जो प्रतीक यहाँ पर लगे हैं, ये साज सज्जा को और भी आकर्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी यहाँ पे ध्वज देख लीजिए, ध्वज को हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो ध्वज हैं वो देखिए, जापान और भारत के मैत्री का प्रतीक है ये ध्वज, और पूरा रुद्राक्ष लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों की भीड़ देखिए, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, तो देखते हुए और इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो किस तरह का आकर्षण दिखाई? बहुत सुंदर है सर ये, और मैं इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ये देश के अपने बहुत मतलब बनारस के लिए तो गर्व की बात है सर। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और रुद्राक्ष कैसा दिख रहा है? रुद्राक्ष एकदम रुद्राक्ष की तरह है। इसमें कितने अच्छे खूबसूरती से सजाया गया है, और इसके बारे में जितना कहा जाए और जितने बोला जाए बहुत कम है। आप भी निकली हैं तो क्या देखा? बहुत खूबसूरत है। आज लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है या इसका आकर्षण कुछ और भी अलग है? अलग है, पूरा अलग है। अच्छा, बनारस के लिए किस तरह का भविष्य देखते हैं रुद्राक्ष में? बनारस का भविष्य इसके आने से बहुत बेहतर हुआ है। मैं अपना बता दूं, मैं नवीन बनारस का रहने वाला हूं, और इसके बारे में बता दूं कि ये कितना आकर्षण इसमें जितना बनारस में अभी ऐसा चीज़ तो नहीं था
प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा चीज़ कर दिया है इसके लिए कि पूरे बनारस को एकदम बदल दिया सर। तो बदलाव का प्रतीक भी बना है रुद्राक्ष। और आप देखिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं इसकी लाइटिंग को देखने के लिए। चारों ओर आप बैनर, पोस्टर, होर्डिंग देखेंगे तो पूरी काशी सजी हुई है, आकर्षण का केंद्र बन रही है। और लोग इस आकर्षण का लुत्फ उठाने के लिए आज शाम के समय, प्रधानमंत्री के आगमन से एक दिन पहले शाम के समय रुद्राक्ष के नज़दीक आ रहे हैं और इसका अवलोकन करते हुए थकते नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो पीएम मोदी काशी आने वाले हैं और काशी की जनता को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात देने वाले हैं। जब पीएम रुद्राक्ष में होंगे तब 550 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। जापान डेलीगेसी के लोग भी पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। काशी अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील है और रुद्राक्ष को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष भारत जापान मैत्री का प्रतीक है। काशी क्योटो विकास की तस्वीर को बयां कर रहा है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद बनारस आने वाले हैं और हमारे पीछे ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि जब जापान के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे बनारस आए थे तो उसके बाद इस रुद्राक्ष की नींव रखी गई थी। अब ये रुद्राक्ष बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और जिस वक्त प्रधानमंत्री रुद्राक्ष में होंगे, जापान डेलीगेसी से जुड़े लोग भी रुद्राक्ष में होंगे। और प्रधानमंत्री, आप देखिए जो सामने बागीचा है जिसे जापान के तर्ज पर विकसित किया गया है, उस बागीचे को देखिए। तो इस परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे जो काशी की प्रकृति को दर्शाएगा। काशी नगरी महादेव की नगरी बोली जाती है और यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रधानमंत्री विश्व शांति का संदेश देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रुद्राक्ष कला और संस्कृति के लिहाज से बेहद खास है। 1200 लोगों को यहाँ पर बैठाया जा सकता है। 1200 लोगों के बैठने का इंतजाम है इस रुद्राक्ष में। इसके साथ ही मीटिंग हॉल है। जो दिव्यांग है उनको डायरेक्ट हॉल तक पहुँचने की व्यवस्था है। जो भी कलाकार यहाँ पर आ सकते हैं उनके सजने संवरने तैयार होने की व्यवस्था है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो 550 लोग इस रुद्राक्ष में मौजूद होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होगा। तो रुद्राक्ष सजकर तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरे शहर को बैनर, पोस्टर से पाट दिया गया है। जो योजनाओं से संबंधी बैनर पोस्टर है, जो बैनर पोस्टर हैं उनको चौराहों पर, गलियों में, जहां पर कार्यक्रम होने हैं, कार्यक्रम स्थल के बाहर लगाया गया है। तो पूरी काशी सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पीएम मोदी के वाराणसी में 3 जगह कार्यक्रम है, लिहाजा 3 अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं जिनमें आईआईटी मैदान पर होने वाले कार्यक्रम के लिए अंगवस्त्र खास है। बाकी दोनों वस्त्र भी अनूठे हैं। प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं और काशी को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। काशी भी उत्साहित है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लालायित है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये अंगवस्त्र तैयार किया गया है। 3 जगह कार्यक्रम और 3 तरह के अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं। हर अंगवस्त्र की अपनी खासियत है और क्या खासियत है ये जान लेते हैं पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, चेहरे पर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, तो ये अंगवस्त्र क्या बताते हैं और आपके मन में क्या है, क्या भाव आ रहे हैं? देखिए, हम तो काशी के शिल्पियों के लिए, बुनकरों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास की चीज़ें उसी से जुड़े हुए हैं। 30 वर्ष का जीवन उनको समर्पित है। प्रधानमंत्री जी जब आते तो अपने आप काशी में पूरे उत्साह हो जाता है और यहीं से वो संदेश शिल्प को, कला को, जीआई उत्पादों को देते हैं। इस बार उनका आगमन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए हो रहा है और उनके साथ में जापान का प्रतिनिधिमंडल काफ़ी बड़ा आ रहा है। वह भारत जापान की मैत्री का एक बहुत बड़ी सौगात है काशी को और वह देश में पहली बार इस तरह के कन्वेंशन सेंटर वो बना हुआ है। उसमें लल्लापुरा के मास्टर शिल्पी मुमताज़ अली ने
अपने हाथ से जरदोजी से रुद्राक्ष को लिख करके उस जरदोजी और असली रुद्राक्ष का पंचमुखी का प्रयोग करते हुए उन्होंने अंगवस्त्र बनाया है। और उनकी इच्छा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसी से हो, जो यहाँ की तहजीब है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो इस देश की विरासत है, उससे उनका स्वागत हो, जिससे पूरे देश के शिल्पियों और बुनकरों का मान बढ़े। विकास के शंखनाद का संदेश है ये अंगवस्त्र। और प्रधानमंत्री जब काशी में होंगे तो उनके स्वागत के लिए काशी की जनता, काशी के बुनकर उनको यह अंगवस्त्र समर्पित कर रहे हैं। तो काशी उत्साहित है, काशी प्रधानमंत्री के इंतजार में है। अंगवस्त्र तैयार हो चुके हैं और ये अंगवस्त्र एक संदेश भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन पर काशी का ये खास तौर पर तोहफा देखते हैं कि प्रधानमंत्री को कितना पसंद आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बलिया जिला जेल में कैदियों ने बवाल किया है। पीएससी और भारी पुलिस फोर्स के साथ जिले के आला अधिकारी पहुंच गए हैं जिला कारागार। जिला कारागार में जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। जेल के अंदर बवाल की अब जांच कर रहे हैं। दरअसल बलिया जिला जेल में कैदियों ने बवाल किया है, जिसके बाद अब तमाम जो अधिकारी हैं वो जिला कारागार में पहुंच गए हैं। बवाल किस वजह से हुआ है, अब इस बात की जांच की जा रही है। बलिया जिला जेल का ये मामला है जहां तमाम कैदियों ने जमकर बवाल किया है। यूपी से टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी 10 खिलाड़ियों से सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। कल पीएम मोदी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया था। कहा था कि उम्मीदों के बोझ में कभी न दबे। खेल में हार जीत का फैसला होता है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई को शुरू होगा और 8 अगस्त को खत्म होगा। राज्य सरकार ओलंपिक में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करती है। खासतौर पर एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी दौरे पर आने वाले हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे, जिसकी शुरुआत संभल से होगी, जिसके बाद ओवैसी मुरादाबाद जाएंगे। ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत संभल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर था। संभल में सबसे पहले एक मजार पर जाएंगे, इसके बाद वो अपनी पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और वहां से मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ओवैसी के इरादों से एक बात साफ हो रही है कि ओवैसी अब तक उत्तर प्रदेश में जो अब दूसरे विज़िट कर रहे हैं, पहले वो बहराइच में गए, वहाँ पर एक गाज़ी की शहीद के मज़ार पर गए, शेख सालार मसूद गाज़ी के मज़ार पर गए और उसके बाद संभल में भी वो एक गाज़ी की मज़ार पर हाज़िरी देंगे। इसके अलावा मुरादाबाद में भी वो नवाब मज्जू खां जो शहीद हुए उनके मज़ार पर हाज़िरी देंगे। जाहिर सी बात है ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो उन गाज़ियों के मज़ार पर जा रहे हैं जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, या तो फतेह किया है या शहीद हुए हैं। तो ओवैसी का इरादा इन मज़ारों पर जाने से साफ जाहिर होता है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। पिछले जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ संभल की विधानसभा सीट ऐसी थी जहां एमआईएम के प्रत्याशी ने दूसरे नंबर पर अच्छे वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। यही वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत ओवैसी कर रहे हैं वो संभल से कर रहे हैं, क्योंकि संभल की विधानसभा सीट को ओवैसी मजबूत मान रहे हैं और इसीलिए संभल होते हुए वो मुरादाबाद पहुँचेंगे। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध आतंकियों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ेगी। मौलाना अरशद मदनी ने केस लड़ने का ऐलान कर दिया है। संदिग्ध आतंकियों के परिवार ने उनसे संपर्क किया था। लखनऊ से गिरफ्तार हुए हैं अलकायदा के 2
आतंकी और अब ये केस लड़ा जाएगा। दरअसल संदिग्ध आतंकियों के परिवार ने कांटेक्ट किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अलकायदा के 2 आतंकी लखनऊ से गिरफ्तार हुए थे और इन्हीं के परिवार वालों ने कांटेक्ट किया। अब इनका केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ेगी। आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करते हुए एटीएस ने आतंकियों के सहयोगी शकील को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 और लोग मुस्तकीम और मुईद को भी गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा के आतंकियों को असलहा मुहैया कराने में शकील की बड़ी भूमिका रही। उसने चमनगंज निवासी शख्स से सौदा कराया और पिस्टल के साथ 3 चाकू दिलाए। आतंकियों ने इसके लिए एकमुश्त रकम चुकाई थी। ये खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। पिछले कई दिन से शकील एटीएस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार अब जो आतंकी हैं वो एटीएस की रडार पर आ रहे हैं और जो आतंकियों के मददगार हैं उन्हें भी अब एटीएस अपनी रडार पर ले रही है। एक एक कर उन लोगों को उठाया जा रहा है, उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जो किसी न किसी तरीके से लखनऊ से गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों के संपर्क में थे। क्योंकि रिमांड पर लिए गए दोनों ही आतंकियों के हवाले से खुलासा किया गया है कि उन्हें कानपुर से हथियारों की सप्लाई होनी थी। कई ऐसे लोग थे जो उनके संपर्क में थे और अब उनकी ही निशानदेही पर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो लगातार उनके संपर्क में थे। यानी आतंकियों का जो पूरा प्लान है उसे डिकोड किया जा रहा है। एक एक कर हर एक का उस शख्स के पास एटीएस पहुंच रही है जो किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे थे आतंकियों की। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण प्रगति का जायजा लिया। आज पूरे दिन इस पर मंथन हुआ। इस दौरान अयोध्या में मौजूद ट्रस्ट के सदस्यों और निर्माण एजेंसियों के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा के साथ बैठक की। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में क्या हुआ, आपको ये बताते हैं। देखिए, ट्रस्ट के सदस्यों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियर से चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने काम का पूरा ब्यौरा मांगा है। राजस्थान से आने वाले पत्थरों को लेकर भी चर्चा हुई है। दरअसल करीब 4.5 लाख घन पत्थरों की जरूरत है। नवंबर से पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और कल भी मंदिर निर्माण पर मंथन जारी रहेगा। अब आपको ये बता देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल नींव की 15 लेयर कंक्रीट मटेरियल डल चुकी है। अब 16 लेयर का काम चल रहा है। एक लेयर कंप्रेस होने के बाद 10 इंच होती है। 13 फुट से अधिक नींव की भराई हो चुकी है। कानपुर की जहां एक और सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में घोटाला सामने आया है। यहां 1043 आवेदन पत्रों की जांच में 17 अपात्र निकले तो 40 आवेदन संदेह के घेरे में रहे। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, सरसौल और घाटमपुर ब्लॉक में भी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। शादी अनुदान योजना और पारिवारिक लाभ योजना में मिले फर्जीवाड़े के बाद कानपुर का विकास भवन एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा इस बात की है कि कन्या सुमंगला योजना, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी योजना है, उस पर फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया है और 1043 आवेदनों की जांच जब कराई गई वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के, तो उनमें करीब 20 अपात्र आवेदन पाए गए हैं। तो विकास की योजनाएं हैं, जो समाज के हर तबके को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाएं हैं, उनमें लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और एक और योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कन्या सुमंगला योजना, इसमें भी खेल निकल करके सामने आया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अनुमान के मुताबिक ही आज सुबह से कई जिलों में बारिश हुई। हालांकि लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने गर्मी से तो निजात दिला दी, लेकिन वहीं तमाम दावों की पोल भी खोल दी, क्योंकि शहरों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम से लोगों को दो चार होना पड़ा। तो ग्रामीण इलाकों में बारिश का पानी किसानों के लिए आफत बन गया। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश से इन दिनों शारदा नदी उफान पर है, जिसके चलते सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में दर्जनों गांव में फसल बर्बाद हो रही है
और दिन ब दिन बिगड़ते हालात को देखकर अब किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। मंगलवार को ही बैराजों से करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 400 बीघा खेत में धान, गन्ना और मेथाल की फसल बर्बाद होने के कगार पर आ पहुंची है। और कांवड़ यात्रा रद्द होने से हरिद्वार के संत नाराज हैं। संतों का कहना है कि कांवड़ आस्था का विषय है, इसलिए सरकार को इसे रद्द नहीं करना चाहिए। संतों का कहना है कि सरकार को इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। कोविड अभी लगभग समाप्त प्राय है। कोविड के नियमों का पालन करवाते हुए अब अभी लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको देखिए कि किस प्रकार से सबका हम टेस्ट, आप उत्तराखंड के बॉर्डर पे सबका टेस्ट कर ले रहे हैं। आप टेस्ट करिए कि बिना RT-PCR टेस्ट किए हम कांवड़ यात्रा में आना प्रतिबंधित है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अब यात्रा ही बंद कर देंगे, आप एकादशी कल बंद कर देंगे, कल द्वादशी बंद कर देंगे, तो इस तरह के काम करना ठीक नहीं है, निंदनीय है। कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये जो पिथौरागढ़ में भारत से नेपाल में सीमेंट की तस्करी का एक और वीडियो सामने आया है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया था। पिथौरागढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीमेंट तस्करी के इस वीडियो ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें भारत से नेपाल में सीमेंट की तस्करी की बात कही जा रही। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कुछ लोग ट्रक से सीमेंट उतारकर किसी दूसरी जगह पर ले जाते नजर आते हैं। कहा जा रहा कि धारचूला तहसील के बूंदी में सरकारी सीमेंट को नदी के रास्ते नेपाल भेजा जा रहा था। BRO की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कराई गई तो पता चला कि वाकई सीमेंट की तस्करी हो रही थी। जांच के बाद एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी का गठन हो गया। इसकी जांच मैंने BRO को, उच्च अधिकारियों कमांडर शर्मा को भेजा था। उन्होंने उसकी प्राइमरी जांच कराई। उसके बाद इसमें अवर अभियंता की संदिग्धता की बात आने पर उसे जो है उन्होंने निलंबित कर दिया है। इस बीच DM को एक और वीडियो दिया गया। इसमें भी सीमेंट की चोरी की बात कही जा रही है। दावा तो यहाँ तक है कि सीमेंट के साथ ही डीजल की भी तस्करी हो रही। हमारे पास इस तरह के 6 वीडियो आए हैं, जिसमें सीमेंट और डीजल बेचे जाने के वीडियोस आपका देखे जा रहे हैं। और नेपाल का जो क्षेत्र भारतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में नेपाल के भीतर इस बीच जो सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन निर्माण कार्यों में भी BRO का सीमेंट लगाया गया है। उधर DM ने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जांच बिठा दी। BRO के ऑफिसर को इसकी सच्चाई जानने के लिए कहा गया है। उसको मैं जांच के लिए भेज रहा हूँ और इस तरह का वो प्रकरण उसमें कहाँ तक है, यदि वीडियो देखने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसमें कोई बिक्री की बात हो रही हो। उसमें एक ट्रक दिखाया जा रहा है जिसमें सीमेंट के कट्टे लद रहे हैं। अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये ट्रक गया कहाँ जा रहा है। हो सकता है वो साइट पे जा रहा है। BRO इन दिनों सामरिक लिहाज से अहम चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख सड़क का निर्माण कर रहा। लिपुलेख तक सड़क कनेक्टिविटी करने के बाद सड़क में वैली ब्रिज, नाली, सुरक्षा दीवार जरूरी निर्माण किए जा रहे। इसी में सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सीमेंट की चोरी हो रही तो वाकई ये बेहद गंभीर मसला है। ABP गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट।